हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 8 आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस आज हम करने जा रहे हैं। आई होप कि डिफरेंशियल कैलकुलस आपने कवर कर लिया होगा, क्योंकि उसी से रिलेट करके इसको समझेंगे। ओके, ये मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में जो हमारा यूज़ होता है। सो इंटीग्रल कैलकुलस देखिए, डिफरेंशियल जो हमने किया था, डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमने किया था, डिफ्रेंशिएशन का सीधा सीधा सा मतलब था कि किसी भी चीज़ को इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टुकड़ों में तोड़ना, है ना। देखो, डिफरेंशियल का मतलब क्या था, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन इंग्लिश को हिंदी में करें तो इसका मतलब होता है आपके पास इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट्स तोड़ना, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट्स करना किसी भी चीज़ के। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब तोड़ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं भाई, ठीक है, इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन अगर आप इंग्लिश से हिंदी करें, डिफ्रेंशिएशन जहाँ तोड़ना होता है वही इंटीग्रेशन जोड़ना होता है। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्चुअली में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट इनका काम होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं आप, जैसे वहाँ छोटे छोटे टुकड़े करते थे, यहाँ पे आप इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का एक्चुअल में मतलब होता है कंटिन्यूअस सम। क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस सम, लगातार जोड़ना। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शंस पर ही लगता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस वगैरह मैथ्स में आप जानते हैं, मतलब ब्रेक ना आए, कि इसमें लगातार चीज़ें हैं आपके पास, है ना। तो कंटिन्यूअस सम करना इंटीग्रेशन कहलाता है। देखो, आपको एक आपने डिस्क्रीट सम भी पढ़ा है, और ये आप 9th क्लास से ही करके आ रहे हैं शायद। डिस्क्रीट सम, इसको आप सम्मिशन से डिनोट करते थे। क्या पढ़ते हैं इसको? सम्मिशन। आई होप ये सब ने पढ़ा हुआ है शायद। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक बॉडी है और इसके ऊपर ऐसे चार्जेज रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, ऐसे चार्जेज रखे। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पर नेट चार्ज निकाल दो, तो आप बोलेंगे कि इस पर जो नेट चार्ज है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका डायरेक्ट सम हो जाएगा कि सबको जोड़ के देख लो भाई, उतना नेट चार्ज हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। और भी होते तो उनको भी जोड़ देते। ठीक है, इसको ही, इसी सम को मैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट सम है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग सम है, लगातार नहीं आ रहा। Q1 कहीं है, Q2 कहीं है, ठीक है, इनके बीच में गैप है ना आपके पास, ये अलग अलग सम हो रहा है आपके पास। तो कोई कुछ वैल्यू रख सकता है, कोई 5 कूलाम का हो सकता है, कोई 2 कूलाम का, तो अलग अलग, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सम करना, अलग अलग जोड़ना। तो आपके पास इसको आप एक सम्मिशन के सिंबल से दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q के नीचे सफिक्स में I लिख देता हूँ, वेयर I वेरी कर रहा है 1 से लेके 5। तो देखो सम्मिशन कैसे खुलता था आपके पास। पहले आप I की वैल्यू 1 रखेंगे, जहाँ भी I दिख रहा है वहाँ 1 रख दो। तो Q के यहाँ 1 लिख दिया, Q1 बन गया। फिर सम्मिशन का मतलब होता है प्लस, प्लस कर दिया। अब 1 से वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 से होगी 2। ठीक है, अब I की जगह 2 रख दो, 2 रख दिया। फिर समीशन का मतलब Q2 बन गया, फिर समीशन का मतलब प्लस, फिर I हो जाएगा, एक और बढ़ गया 3, फिर Q3 आ जाएगा, समीशन का मतलब प्लस, फिर Q4 आ जाएगा, समीशन का मतलब प्लस, फिर Q5 आ जाएगा, समीशन का मतलब प्लस। पर I 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है, तो इससे ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं जाएगी। तो I Q5 तक जाने के बाद ये समीशन रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो ये चीज़ लिखी हुई थी, इसको हम समीशन से शो कर देते हैं। तो समीशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट सम करना। ठीक है, वही अगर मैं क्या करता हूँ, ये चार्ज जो इतनी बड़ी बॉडी पे अलग अलग रखे थे, अगर मैं इस स्पेस को बहुत छोटा कर दूँ, बहुत ज़्यादा स्मॉल अगर मैं इस स्पेस को कर दूँ, तो चार्जेज है ना बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में अगर मान लो 500 बच्चे हैं, अगर उनको ग्राउंड में खड़ा किया जाए तो सब अलग अलग दिखते हैं, पर सभी उन्हीं 500 बच्चे को किसी एक हॉल में घुसा दिया जाए, छोटे से कमरे में घुसा दिया जाए, तो उनके बीच में बिल्कुल गैप ही नहीं बचेगा ना आपके पास। छोटे से स्पेस में जब आ जाएंगे तो एक के बाद बिल्कुल भिड़ते खड़े होंगे आपके पास। ठीक है, तो अब जब आप इसको, जब इनके बीच में स्पेस ही खत्म हो जाएगा तो डिस्क्रीटनेस खत्म होगी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस होना। तो जब भी आपके पास, आप, ये तो होता है डिस्क्रीट सम जिसको समीशन से करते हो। कभी भी आपको कंटिन्यूअस सम करना हो, तो उस टाइम पे जैसे डिस्क्रीट के लिए समीशन सिंबल यूज़ होता है, कंटिन्यूअस सम में एक ये यूज़ होता है आपके पास इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे डिस्क्रीट सम करने के लिए समीशन यूज़ करते हैं, ऐसे ही आपके पास कंटिन्यूअस सम करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट सम में आपको सबको खुद ही जोड़ना पड़ता है, खुद गिनना पड़ता है।
1 से लेके n तक जितने भी नंबर है उनको जोड़ते चलो, चाहे कैलकुलेटर यूज़ करो चाहे फ़ोन यूज़ करो, जोड़ना आपको खुद पड़ता है आपके पास, है ना। वही इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन एक टूल है, जैसे आपको जमा घटा या डिफ्रेंशिएशन सिखा दिया जाता है कि ये आ गया तो ऐसा करेंगे, ये आ गया तो ऐसे करेंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में आपको बता दिया जाएगा कि अगर ये फंक्शन आ गया तो ऐसे करेंगे, ये फंक्शन आ गया तो ऐसे करेंगे आपके पास, है ना। तो मैथ्स का बहुत पावरफुल टूल है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सोल्व करने में हेल्प करता है, कंटिन्यूअस सम करने में हेल्प करता है हमारे पास, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कंटिन्यूअस सम करना। अच्छा, जो ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ही इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस चीज़ को इससे भी लेके कुछ रिजल्ट हम निकाल लेंगे, देखते हैं। इंटीग्रेशन का ग्राफिकली मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे चल के, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल की हम बात करें, इंटीग्रेशन के सिंबल की बात करें तो इंटीग्रेशन का सिंबल देखो ऐसा सांप सा बनाया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है आपके पास, है ना। ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, और ना इसमें हरदम आपको एक टर्म लिखी मिलेगी, जैसे या तो लिखा होगा dt, मतलब यहाँ पे d लग के कुछ चीज़ लिखी होगी, जैसे dx, ठीक है, जैसे dy, कुछ भी इस तरीके का लिखा मिलेगा। तो इंटीग्रेशन का जब भी सिंबल मिलेगा तो ये चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको, एक ऐसा सांप सा बना हुआ और d के साथ कुछ लगा हुआ, dx हो, dy हो, dz हो, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ ज़रूर दिखेगी आपको। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है? जैसे मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन का ये सिंबल बना के dt लिख दिया, तो ये होता है आपके पास इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने t लिखा है तो इसको पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। अगर dx लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अगर आपके पास dy लिखा है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dl लिखा है तो लेंथ के अकॉर्डिंग, ds लिखा तो एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन के सिंबल में ये दो चीज़ जरूर दिखेगी, इंटीग्रेशन का ये साइन और इसके साथ d लग के जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोला गया है वो, जैसे l लिखा है तो लेंथ के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? आपके पास ये दो चीज़ जरूर दिखेंगी आपके पास। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी कभी इंटीग्रेशन सोल्व हो जाया करेगा तो ना तो ये सिंबल दिखेगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सोल्व हो गया है। इंटीग्रेशन सोल्व होने के बाद ना तो ये सिंबल दिखेगा, ना ही ये डी वाली टर्म दिखेंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन सोल्व होने के बाद ना सिंबल बचेगा आंसर में, ना ही डी वाली टर्म बचेगी। तो कुछ बच्चे करते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद पूछते हैं ये सिंबल का आ गया या ये डी टी का आ गया, डी वाई का आ गया। तो स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन जब सोल्व हो जाएगा, आपने सोल्व ही कर लिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल भी हट जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा था वो डी वाली टर्म भी आपके पास हट जाएगी, ठीक है। ये डी हट जाएगा आपके पास। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? अभी आगे चलते हैं आपके पास, ठीक है। कुछ और चीज़ें बताते हैं। इंटीग्रेशन जो है ये आपके पास दो तरीके का होता है भाई। इंटीग्रेशन क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो दो तरीके का इंटीग्रेशन रहेगा हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट वाले में क्या होता है, इंटीग्रेशन हम लिमिट में कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट होती है, लिमिट मिलती है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि आपको किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है फॉर टाइम 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, तो ये मैंने लिमिट दे दी कि 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में ही मेजर करना है आपको। तो जब भी कभी ऐसी लिमिट दे दी जाए तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जो जिसमें कोई लिमिट ना हो, जिसमें कोई लिमिट ना हो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन का साइन, वो डी वाली टर्म्स तो ज़रूर मिलेंगी आपको, किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, डी टी, डी एक्स, डी वाई, जिसके भी रिस्पेक्ट में वो। और जो लिमिट्स होती है ना, वे यहाँ लिखी जाती है। जैसे यहाँ लिखी जाती है इनिशियल लिमिट, या क्या लिखी जाती है, इनिशियल लिमिट, या इसको लोअर लिमिट भी बोलते हैं, नीचे यहाँ इंटीग्रेशन के यहाँ, और यहाँ लिखी जाती है अपर लिमिट या फाइनल लिमिट, ठीक है। इसी को दोबारा से बनाऊं तो जैसे मान लो किसी को ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन करना है तो ये यहाँ लिखी जाएंगी। ओके, एक और बात, ये जो लिमिट्स है ये हरदम
उस चीज़ की होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना जा रहा है। जैसे मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो यहाँ टाइम आएगा आपके पास, या लेंथ नहीं आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ dt लिखता हूँ तो यहाँ 2 सेकंड से 4 सेकंड होगी, 2 मीटर से 4 मीटर नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो लिमिट उसी की होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है, ठीक है। लिमिट उसी की होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, उसी की होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, बात समझ में आई। तो लिमिट उसी की रखी जाती है जिसका इंटीग्रेशन। तो ये ऐसे लिमिट मिली तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर बिना लिमिट के इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी कोई आंसर आपके पास आएगा तो उसके साथ एक कांस्टेंट और लगता है, सी डी ए जो भी आप नाम दें। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती, पर जब आंसर आता है तो आंसर के साथ में एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ही आपको ये बोल दिया कि जब टाइम 0 था तो बॉडी की वेलोसिटी 4 सेकंड थी, तो ये एक कंडीशन होगी। आप आंसर में टाइम को 0 रखेंगे और बॉडी की वेलोसिटी 4 रख देंगे, उस हिसाब से कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकलती है आपके पास। तो ये कांस्टेंट हरदम कंडीशन से निकलता है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है आपके पास, ठीक है। बाकी इस पे हमको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जो मैथ्स में पढ़ेंगे आप वहाँ पे अच्छे से करेंगे इसको। हम उतना ही कर रहे हैं जितना फिजिक्स में हमारा यूज़ होगा। तो आपके पास इंटीग्रेशन 2 तरीके का हो गया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट वाले में आपको विद इन द लिमिट रहकर जोड़ना होता है, कंटिन्यूअस सम, ठीक है। और इनडेफिनेट में आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, वैसे ही आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। इनडेफिनेट में जब भी कभी आंसर आएगा तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगा मिलेगा आपको पास, ओके। ये तो हो गया इसका सिंबल, क्या सिंबल हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखते हैं कि करा कैसे जाता है आपके पास। थोड़ा सा सिंबल में ही, और जैसे मैंने ये बताया, अब अगर मैंने जैसे ऐसा लिख दिया, मैंने बोला ये चीज़ तो ज़रूर मिलेगी, एक डी वाली टर्म और एक इंटीग्रेशन का साइन, ओके, ये तो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स डी टी, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स डी टी, तो इसको कैसा पढ़ा जाएगा, पढ़ना सिखा रहा हूँ। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कैसा पढ़ा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जो ये डी वाली टर्म के आगे लिखा है उसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये तो मैंने बताया था किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, जिसके साथ डी लगा हो, डी लगा टाइम के साथ, तो इंटीग्रेशन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, पर किसका है, जो इस टर्म के आगे लिखी होती है चीज़ वो है एक्स का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो दोबारा से पढ़ के बताओ, अगर मैंने इधर लिखा आपके पास एफ एक्स डी एक्स, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आपका एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास पढ़ना होगा कि कैसे इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन लिखा हो, कोई भी फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है, उस टर्म को छोड़ के बाकी सब आपके पास कांस्टेंट ट्रीट करा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ एक फंक्शन आपके पास 5a प्लस टी स्क्वेयर, और इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करने को बोलता हूँ, ठीक है। 5, या फिर अभी ऐसा लिख लो, तोड़ना भी मैंने सिखाया नहीं है, 5a स्क्वेयर लिख लो, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है। इसको बोला गया टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, तो टाइम को छोड़ के, टाइम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट होती है। तो बताना इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा। 5 क्या है, 5 तो ऑलरेडी सब जानते हैं, 5 तो एक कांस्टेंट होता है। इसमें जो a है, क्या ये t है, नहीं ये t नहीं है, तो a भी क्या ट्रीट करा जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट करा जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसको छोड़ के कोई टर्म आ जाए वो कांस्टेंट ट्रीट करी जाएगी। फिर से आपके पास लिखा है मैंने साइन के एक्स जमा ओमेगा टी, इसको आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम को छोड़ के जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट करे जाते हैं। तो आपके पास इसमें के आर है, के क्या के में टी आर है, नहीं, तो के भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ठीक है।
अगर इसी टर्म को मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता तो अब k कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, x को छोड़ दो आपके पास। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है उस वेरिएबल के अलावा कोई भी चीज़ इंटीग्रेशन में लिखी हुई है वो आपके पास कांस्टेंट ट्रीट करी जाती है। हाँ, कंडीशन है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं उस वेरिएबल पे रिलेट ना करती हो आपके पास, है ना। अगर उस मान लो यहाँ पे मैंने k को कांस्टेंट बोला, अगर k के फॉर्मूले में कहीं पे x आता होता तो k भी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो x नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है वो चीज़ आपके पास क्या रहती है, वेरिएबल, बाकी सारी चीज़ें आपके पास कांस्टेंट होती है। इसको लिख लीजिए बेशक से, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो चीज़ कांस्टेंट, बाकी सब आपके पास वेरिएबल, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं, ग्राफिकल मीनिंग मैं इसका लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले करना सीख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन उतना ही कराऊंगा जितना फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस, ठीक है। कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। देखो मान लो आपके पास कभी भी आपके पास खाली ऐसा लिखा मिल जाए, जैसे 1 लिखा है, 1 डॉट डी टी आपको निकालना है, या फिर आपके पास 1 डॉट डी एक्स आपको निकालना है, या फिर आपको 1 डॉट जैसे डी जेड आपको निकालना है, ये इंटीग्रेशन आपको करना है, ऑलराइट। तो इसका इंटीग्रेशन हरदम वही वेरिएबल आ जाता है, 1 का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इन सब के साथ एक कांस्टेंट भी चलता है, भाई मैं कांस्टेंट लगा नहीं रहा, आप अंडरस्टूड कर लेना कि जो आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें एक कांस्टेंट अपने आप से आपको ऐड करना होता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, इसको समझते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे आपके पास ये डी टी, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता था, अगर आपको याद हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता था ना आपके पास, ओके। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि डिफ्रेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेशन जोड़ना तो एक दूसरे के इन्वर्स है। तो जैसे आपके पास इन्वर्स का मतलब क्या, जैसे x गुणा 1/x, तो ये कट के 1 आ जाते हैं ना आपके पास। तो ये डिफरेंशिएशन का सिंबल जो d है और इंटीग्रेशन का साइन है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है। तो ये दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं, ठीक है। तो d और ये इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो खाली t बच जाता है। जैसे यहाँ पे 1 डॉट डी एक्स कर रहे हैं तो d से 1 का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो 1 से गुणा करके तो dx ही बन जाएगा, 1 बेशक से या दिखाओ भी ना आपके पास, है ना। तो ये d से इंटीग्रेशन का सिंबल हट के x आ गया, यहाँ से d से इंटीग्रेशन का सिंबल हट के z आ गया। तो इंटीग्रेशन का सिंबल और डिफरेंशिएशन का जो ये सिंबल है ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है। इसलिए कभी भी 1 का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, वही चीज़ आ जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे टाइम का कर रहे तो t आ गया, dx का कर रहे तो x आ गया, इस तरीके से, ऑलराइट, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हमको आ गया है कि कैसे किया जाता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो सेकंड चीज़, दूसरी चीज़, अगर कई बार आपके पास किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आ जाता है, सपोज करो आपके पास के, या जैसे आपके पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किससे लिख लेते हैं, जैसे c dt, ऐसा आ गया। c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, c को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है ये बता देता हूँ। कांस्टेंट वो उस चीज़ को बोलते हैं जो आपके पास टाइम के साथ चेंज ना हो, उसी को कांस्टेंट बोला जाता है ना आपके पास, ठीक है। कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज नहीं होती, जैसे पाई एक कांस्टेंट है तो आज भी पाई की वैल्यू उतनी ही है, कल पूछूंगा वो भी उतनी है। तो टाइम बीत गया पर कांस्टेंट की वैल्यू उतनी है, उस पाई की वैल्यू उतनी है, तो पाई एक कांस्टेंट होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, आज भी इतनी वैल्यू है, कल भी उतनी ही वैल्यू है, तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो c बाहर आ गया, c कांस्टेंट इंटीग्रेशन से सीधा सीधा बाहर आ जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है उसके अलावा सब कांस्टेंट होते हैं और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, ओके। तो c बाहर आ गया तो अंदर बचा 1 डॉट dt, और 1 डॉट dt का भी सिखाया था, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ct। तो आपने c dt का इंटीग्रेशन क्या बताया, ct प्लस में c प्लस में कोई भी कांस्टेंट, जैसे a लगा दिया मैंने, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट लगाना, ओके। तो क्या याद रखा हमने, यहाँ से कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, ये हमने सीखा है यहाँ से, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5
इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट तो सीधा सीधा बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाता है आपके पास। तो 5t प्लस कोई भी कांस्टेंट लगा दो c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाना ही लगाना होता है, जो कि क्वेश्चंस में गिवन कंडीशन से सोल्व होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5t। ऑलराइट, कर लेंगे इसको। तो आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना आ गया कि कांस्टेंट डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है आपके पास। ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपके पास, जो सबसे ज़्यादा हमारा इंटीग्रेशन यूज़ होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो हम किसी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपके पास किसी भी पोलिनोमियल का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपके पास जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है x की पावर n dx। ठीक है, x की पावर n dx, तो आपको कैसे पढ़ेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी पावर में एक जोड़ देंगे, n थी ना पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर बन गई जुड़ने के बाद जो पावर बन गई उसी पावर से भाग कर देंगे, प्लस में एक कांस्टेंट तो आपको लगाना ही होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हरदम यही होता है। एक कंडीशन है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए आपके पास, बाकी सब के लिए ये लगता है। जैसे x की पावर n, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, रूट x हो, x की पावर 3/2 हो, x की पावर 5/2 हो, कुछ भी पावर हो -1 को छोड़ के, उन सब का इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा, x की पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से भाग कर देंगे आपके पास। ऑलराइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको x स्क्वायर dx करना है, x स्क्वायर dx करना है, तो कैसा होगा आपके पास, आपने देखा है तो इस टाइप का फंक्शन है, x की पावर n dx कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा और फिर उसी से भाग कर दिया, तो ये क्या बन गया, x³/3 और एक कांस्टेंट लगा लो साथ में c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं पूछता हूँ x की पावर 3/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करो, तो कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड कर दो, 3/2 + 1 कर दो और उसी से भाग कर दो। ठीक है, ये बना x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, दैट इज़ 2x की पावर 5/2/5, प्लस में एक कांस्टेंट लगा दो c, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। जैसे मैं पूछता हूँ आपके पास √x dx, ये इंटीग्रेशन कर दो, तो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड करा, उसी से डिवाइड करा, तो ये बनेगा 2x 3/2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ 1/x² का इंटीग्रेशन कर दो, 1/x² dx, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो, तो x की पावर -1/-1 दैट इज -1/x प्लस c कांस्टेंट आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x की पावर n दे रखी हो तो उसका इंटीग्रेशन करना हमको आ गया। एक कंडीशन है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। व्हाट विल हैपन कि अगर आपके पास x को मैं -1 रख दूँ तो क्या होगा, एक बार चेक कर दें। ठीक है, एक बार n को -1 चेक कर लेते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है x की पावर -1 dx का, तो चेक करते हैं, इसी यही फॉर्मूला लगाते हैं। x की पावर में एक ऐड करा और उसी पावर से भाग कर दिया, तो ये बना x की पावर 0/0। ठीक है, ये 1/0, तो आपके पास 1/0, आपके पास 0 से आप भाग ही नहीं करते हैं, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब नहीं पता, नॉट डिफाइन, इसलिए x की पावर -1 के लिए ये नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। ओके, ठीक है। तो क्या होगा जब x की पावर -1 आ जाती है, क्या इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं क्या, या कोई और मेथड है? तो इसका इंटीग्रेशन कोई दूसरे तरीके से होता है, तो ये आप याद रखेंगे, ये आप एक तरीके से चौथी टाइप आ गई। x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन होता है 1 log x प्लस में कॉन्स्टेंट, ये नेचुरल लॉग होता है बस। ठीक है, नेचुरल लॉग उसको बोलते हैं जिसका बेस ई होता है। लॉगरिथम के ऊपर मैंने बोला हुआ है, कभी भी आपको एक वीडियो छोटी मोटी दे देंगे आपके पास। ठीक है, तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, या 1/x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1/x dx, 1/x इंटीग्रेशन क्या होता है, log x टू द बेस ई। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ओके, बाकी सब का कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, रब कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ वाला उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लेना है।
अब देखो थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। देखो यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़्यादातर यही यूज़ होता रहेगा पूरा आपका 11th-12th में। एक आधा टिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, वो एक आध बताऊंगा, मैं सारा बताऊंगा ही नहीं आपके पास, है ना। जितना हमारा यूज़ होगा उतना ही करेंगे, क्यों मैथ्स घुसा जाए हमको, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, सपोज करो आपको ए एक्स जमा बी एक्स स्क्वायर जमा सी डी एक्स ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी सिंबल हो सकता है भाई, प्लस का भी हो सकता है माइनस के भी हो सकते हैं। तो ना आप इंटीग्रेशन को खोल के लिख सकते हैं, जैसे गुणा करते हैं ना वैसे इस डी एक्स की गुणा ए एक्स के साथ भी है, बी एक्स स्क्वायर के साथ भी है, सी के साथ भी है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। ऐसे जैसे ए एक्स के साथ डी एक्स गुणा, तो ए एक्स के साथ डी एक्स लिखा, फिर प्लस माइनस का सिंबल, फिर इंटीग्रेशन आपने बी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख लिया, फिर प्लस माइनस जो भी है प्लस लिख दो, माइनस है माइनस लिख दो। इस तरीके से इंटीग्रेशन को तोड़ा जा सकता है। यहाँ पे प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब दोनों मैंने एक में जोड़ दिए, प्लस माइनस सिंबल। इस तरीके से इंटीग्रेशन को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस हो जाए तो एक ही बार में कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्टेप्स नहीं शो करने, हमको जस्ट फिजिक्स के अंदर जितना मैथ्स आ रहा है उसको सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया इंटीग्रेशन कर दो 3x स्क्वायर प्लस 4x जमा का 5dx विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो। तो कैसे करेंगे, अब आपको लगातार नहीं करना आता अभी, तो आप एक बार इसको तोड़ के लिखें, जैसे इधर बताया था। फर्स्ट वाले के साथ dx लगा दो, प्लस सेकंड वाले के साथ dx लगा दो, प्लस थर्ड वाले के साथ dx लगा दो। सेकंड वाले के साथ dx लगाया, बीच में प्लस का साइन है, फिर थर्ड वाले के साथ dx लगाया। ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है, लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन अभी दो कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं। देखो 3 एक कांस्टेंट होता है, और मैंने बोला था कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x स्क्वायर dx, फिर प्लस का साइन। कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा x dx। 5 कांस्टेंट है, 5 इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा 1 डॉट dx या 1 खाली dx लिख लो, ठीक है। 3 एज इट इज। x स्क्वायर उस टाइप की टाइप है, x स्क्वायर का कैसे होगा, पावर में एक जोड़ा उसी से भाग कर दिया, प्लस 4 x की पावर 1 है, पावर में एक जोड़ा उसी से भाग कर दिया, प्लस 5 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये आपको बिल्कुल फर्स्ट वाला बताया था। 3 से 3 कट गया, ये बना x क्यूब जमा 2 दूनी 4, ये बना 2x स्क्वायर जमा का 5x, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट c आप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। एक इंटीग्रेशन आप ये ट्राई कर लो, जैसे इंटीग्रेशन दे दिया 5x स्क्वायर जमा का 3x प्लस 2 डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन करके देखो तो कैसे होएगा। देखो बार बार में अलग अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। वैसे आप स्टेप लगा के तोड़ के कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। मेरे को पता है कि इंटीग्रेशन सारी टर्म्स का करना है, तो जब 5x स्क्वायर का होगा तो 5 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3 हो गया 5x स्क्वायर का, प्लस का साइन 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, 2 कॉन्स्टेंट है 2 बाहर आ गया, 1 का हो गया x, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास, है ना। प्लस में कॉन्स्टेंट c आप लगा देना। तो इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल जब आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो यही वाला इंपॉर्टेंट था जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। आगे चलते हैं। सपोज करो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा, जैसे e की पावर x dx, तो इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आ जाता है। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी यही होता था, जिसका इंटीग्रेशन भी यही होता है आपके पास, ठीक है, ऑलराइट। तो पर यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर e की पावर x के अलावा e की पावर 2x dx दे रखा होता तो इसका कैसे होता, तो आप इसको करेंगे। देखो e की पावर x का एक बार तो यही का यही आ जाता है, एक बार तो ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग कर दो, तो e की पावर 2x बाई 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे e की पावर 5x dx क्या आंसर आएगा, एक बार इसको एज इट इज लिख दो और जिसका कोफिशिएंट है उससे भाग कर दो, तो e की पावर 5x बाई 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो e की पावर kx जमा ओमेगा t और dt ये इंटीग्रेशन है फॉर एग्जांपल, तो कैसे करेंगे, e की पावर को एक बार तो ऐसे कि ऐसे लिख दो, kx जमा का ओमेगा t लिख दिया, डिवाइडेड बाई किसका कोफिशिएंट लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है। जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x का कोफिशिएंट नीचे आया,
यहाँ भी x का कर रहे थे तो x का कोफिशिएंट नीचे आया, यहाँ मैं dt टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो t का कोफिशिएंट जो ओमेगा है वो नीचे आएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है, t का कोफिशिएंट नीचे आएगा, नीचे ओमेगा आएगा। ऑलराइट, ये बात समझ में आई? ठीक है, एक क्वेश्चन और, जैसे ये कुछ चेक करने के लिए है कि आपने कितना सीखा है, तो वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करना। जैसे मैं आपको दे देता हूँ 3x² जमा 5 का आपने टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो पॉज करके एक बार सोल्व कर लो। मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x² dt जमा का 5 dt। तो जब इसका करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो ये 3x², क्या 3 तो कांस्टेंट है, पहले से पता है। x² क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट? ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम नहीं आ रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है उसके अलावा जो कुछ भी आपको इंटीग्रेशन में दिख जाए वो कांस्टेंट है। तो और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो 3x² इंटीग्रेशन से सीधा बाहर आ गया, यहाँ 5 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था। 3x², 1 का इंटीग्रेशन होता है t, 5 1 का इंटीग्रेशन होता है t। ये आंसर आएगा भाई, अपना चेक कर लेना इसको, जो जिसने पोज करके किया है। ऑलराइट, ये भी देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, क्योंकि वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन होता है आपके पास, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं आपके पास। ओके, ठीक है, ये था आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे किया जाता है। अब जो मेन फंक्शन है हमारे पास वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन हमको देखना है, ठीक है। फिर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैसे तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर जनरली आपके पास साइन और कोस और टेन के अलावा और कोई यूज़ होता ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जनरली बस हमारे पास साइन x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस x जमा का c। आपके पास कोस x dx, कोस का होता है जमा का साइन x जमा का c। आपके पास होता है सीकेंड स्क्वायर dx, इसका होता है 10x जमा का c। सीकेंड स्क्वायर x dx का 10x इंटीग्रेशन होता है जमा में c। इसके अलावा कोसिकन x इंटू कोट x का माइनस कोसिकन स्क्वायर होते ही सब है, वो कभी यूज़ ही नहीं होंगे आपके पास। तो जनरली ये 3 ही यूज़ होंगे। ओके, तो इसी को लेके हम चल रहे हैं, मैं और बता ही नहीं रहा हूँ। कभी आ गया तो आपके पास बता देंगे, क्योंकि बेसिक्स आपने सीख ही लिया है। 1-2 चीज़ और ऐड कर दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो फॉर्मूलाज है, कितने सारे याद रखोगे, है ना। और मैथ्स में तो और भी ज़्यादा हाई लेवल पे आप इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान दो, इसके एंगल के अलावा और कुछ एंगल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया साइन, यहाँ पर आ गया आपके पास साइन kx या साइन ओमेगा टी आ गया, सपोज करो साइन ओमेगा टी dt। ये इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने सीखा है कि साइन x का होता है कोस माइनस का कोस x। तो एक बार तो साइन का सीधा माइनस का कोस इंटू एंगल लिख दो, माइनस का कोस इंटू एंगल लिख दिया। फिर बटे में जैसे एक्सपोनेंशियल में किया था कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है उसका जो कोफिशिएंट है उससे भाग कर दो। इन द सेम वे यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, उसका जो आगे लिखा हुआ है उससे भाग कर दो, तो ओमेगा से भाग। तो ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कोस kx जमा ओमेगा टी को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो आप बोलेंगे कोस का तो हमने सीखा हुआ है, सीधा साइन होता है, एंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखा नहीं जाता, तो पहले एंगल लिख लो इसके साथ, ठीक है। कोस kx का कोस kx जमा ओमेगा टी का आपके पास साइन kx जमा ओमेगा टी हो गया। फिर जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग कर देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया साइन या कोस का, मतलब एंगल जब अलग दे रखा हो तब कैसे इंटीग्रेशन करा जाता है। ये सेकंड स्क्वायर और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मैं उनका बता ही नहीं रहा, याद भी नहीं रहेंगे आपको और जरूरत भी नहीं पड़ेगी एटलीस्ट फिजिक्स में, ठीक है। तो ये था आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ और फंक्शंस का भी होता है, तो वो कहीं यूज़ ही नहीं होंगे, वो आप मैथ्स में अपना पढ़ लेना आपके पास जाके, ठीक है। इसको उतार लेना पॉज करके। अब एक चीज़ और देख लो, मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक y इजिकल टू, या मतलब एक फंक्शन दे देता हूँ fx इजिकल टू 3x² जमा का 2x जमा का 3। आपको बोला गया
इंटीग्रेट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको ऐसा ही सिंबल बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखने में आ गया, ये सिंबल के तौर पे आ गया। तो इसको करेंगे इंटीग्रेशन, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 3x जमा 2x जमा 3, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यही दिया गया है। इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैं तोड़ के नहीं कर रहा, मैं सीधा कर रहा हूँ। पहले 3x स्क्वायर का कॉन्स्टेंट बाहर, x स्क्वायर का हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करा, उसी से डिवाइड, 2x का 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x की पावर में 1 जोड़ा, उसी से भाग, 3 बाहर, 1 का हो गया x, ठीक है। यह है आपके पास एक्स क्यूब जमा का एक्स स्क्वायर जमा का 3x, ये आंसर आया, जमा में कांस्टेंट भी चलता है, ठीक है। अब मैं आपको उल्टा बोलता हूँ, जो ये आंसर आया मैं बोलता हूँ कि इस आंसर का डिफरेंशिएशन करो, तो आप चेक करोगे वही आंसर आ जाएगा जो इंटीग्रेशन है। तो इससे पता चलता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो चेक करो, आपको एक्स क्यूब जमा एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा का एक कॉन्स्टेंट दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सपोज करो ये y के बराबर है, तो dy/dx निकालते हैं। डिफरेंशिएशन याद है आपको, पावर आगे पावर में से एक कम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, पावर आगे पावर में से एक कम, इसका कैसे, पावर आगे पावर में से एक कम, इसका क्या, पावर आगे पावर में से एक कम, कांस्टेंट का 0, तो ये 3x स्क्वायर जमा 2x जमा का 3 वही आ जाएगा। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि 7th लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपके पास, ऑलराइट। तो इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और बता देता हूँ कि उसमें लिमिट का क्या पंगा पड़ता है आपके पास, और फिर इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस देख के 1-2 क्वेश्चन करके फिर इसको फिनिश करते हैं आपके पास, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये टॉपिक मैथ्स में और एडवांस लेवल में भी है, और आपका 11th-12th में यूज़ होता ही रहेगा। तो आपको यू मस्ट डू इट, आपको इसको ज़रूर करना है, ठीक है। मैं बस चेक कर लेता हूँ, वीडियो पोज वोज तो नहीं होगी आपके पास। ठीक है, तो अब मैं एक बार थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में और देख लेता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल क्या था, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में, इस तरीके का इसका सिंबल बताया, ठीक है। राइट, ऐसा ही कुछ बताया था ना आपके पास। तो इसमें देखो क्या होता है, सपोज करो ये स्मॉल f लिया मैंने, इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन सोल्व होकर सपोज करो आ गया fx, कुछ भी मतलब मान लो fx आ गया, मान लो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन तो सोल्व हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया, डी हट गया आपके पास, पर लिमिट अभी यूज़ नहीं हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट्स लगा लेनी है, और ये लिमिट्स एज इट इज़ अभी यहाँ पर लिखे रहने देना है, ठीक है। सपोज करो इसका जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम सीख चुके हैं, इसका उसको यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट में बंद करो, और लिमिट्स को ऐसे लिखो। अब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा था, रिपीट कर रहा हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा था, उस वेरिएबल की जगह एक बार रख दो अपर लिमिट, जहाँ जहाँ वो वेरिएबल दिखे उसकी जगह पे, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x की जगह एक बार रख दी अपर लिमिट, रख दी, फिर लगाएंगे एक माइनस का साइन, और फिर उस वेरिएबल की जगह हम लिख देंगे लोअर लिमिट। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना वैसे ही है जैसे आपके पास सिखाया है इंडेफिनिट में, लास्ट में जाके आपको लिमिट्स रखनी होती है। लिमिट कैसी रखी जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है उस वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर उस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट, सिर्फ ये डिफरेंस है और कुछ नहीं आपके पास। फॉर एग्जांपल अभी सीख जाएंगे आप, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना आपको 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में साइन कोस थीटा डी थीटा का, कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, देखो पहले इंटीग्रेशन सोल्व कर लो जैसा आपने इंडेफिनेट में सीखा है। तो आपको याद आया कि कोस का, पीछे फॉर्मूले में जाएंगे तो कोस का इंटीग्रेशन होता था साइन थीटा, थीटा के आगे 1 है तो नीचे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था डेफिनेट वाले में कॉन्स्टेंट नहीं आता तो इसके साथ कॉन्स्टेंट नहीं लगाएंगे। अब क्या रह गया आपके पास, इसको ब्रैकेट में बंद करो और लिमिट्स को अभी एज इट इज़ लिखे रखो, लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, यहाँ एंगल की टर्म में किया था, थीटा के रिस्पेक्ट में किया था,
उस थीटा की जगह एक बार रख दो ये अपर लिमिट, तो थीटा की जगह आपने यहाँ थीटा था इसकी जगह लिख दिया आपने अपर लिमिट, फिर एक माइनस का साइन लगाएंगे और फिर उसी थीटा की जगह रख देंगे आप लोअर लिमिट। तो ये इसका आंसर रहेगा साइन 45 1/√2, साइन 30 आपके पास 1/2, वट एवर दिस विल बी, यही आपके पास आंसर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही फ़र्क है कि आपको लिमिट रखना होता है आपके पास, है ना, कॉन्स्टेंट नहीं आता है, ठीक है। तो डेफिनेट में यही फ़र्क है। अब लास्ट हम इसमें मतलब लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि ग्राफ्स में या फिर आपके पास ये इंटीग्रेशन क्या सिग्निफाई कर रहा है। अगर आपको याद हो डिफरेंशिएशन ग्राफिकल क्या सिग्निफिकेंस देता था, तो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंशिएशन का ये था कि वो किसी भी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन किसी भी कर्व पर बने टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस देख लें, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक ग्राफ है, दिस इज फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, और इधर है आपके पास फोर्स। सपोज करो ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ग्राफ ए से स्टार्ट होके यहाँ बी पे ख़त्म हो रहा है, इस तरफ जा रहा है आपके पास, ठीक है। जब बॉडी ए पे थी तो यहाँ पे कुछ फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे भी इतना ही, चलो कुछ भी, इसकी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया हम फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी बॉडी को जाने में इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये निकालना। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी, बॉडी को ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन हुआ ये निकालना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको मतलब समझ में आने लगेगा कैसे इंटीग्रेशन का हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे, ओके। चलो देखो, आपने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला जो कि होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये 9th क्लास में पढ़ा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपने 11th वाला फॉर्मूला आता होगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा वोटा वो सब कुछ भूल जाओ। आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इतना वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी हमको दिख रही है कि ए पे जैसे सपोज करो वैल्यू है आपके पास डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर x1 और बी पर सपोज करो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है x2, तो आप बोलेंगे ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट तो होगी x2 - x1, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, आप तुरंत x2 - x1 लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह, ठीक बात है। अगर आपको फोर्स और पता हो तो वर्क डन कैलकुलेट ही हो जाएगा, क्वेश्चन ही क्या रह जाएगा आपके पास, है ना। तो देखते हैं अभी कहाँ दिक्कत आई। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, अब फोर्स को देखते हैं, क्या आपको फोर्स की एक वैल्यू पता है। तो देखते हैं ए से बी जाने में जब बॉडी ए पे थी तो फोर्स कुछ ये था, इसको मान लेते हैं सपोज करो F1। तो जब थोड़ी सी बॉडी यहाँ पे पहुंची तो फोर्स तो कुछ अलग हो गया, बॉडी जब यहाँ गई होगी तो फोर्स अलग हो गया, यहाँ गई तो फोर्स अलग, यहाँ गई तो फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, तो मैं फोर्स तो आपके पास एक वैल्यू रख ही नहीं रहा है। फोर्स कैसा है, फोर्स आप बोलेंगे फोर्स आपके पास वेरिएबल और इसकी एक वैल्यू नहीं पता, तो इस फॉर्मूले में आप एक वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में अब देखो हम इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स वेरिएबल था, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पा रहे, आप नहीं रख पा रहे तो आप वर्क डन निकाल भी नहीं पाएंगे ऐसे। तो इसके लिए हमने एक मेथड अपनाया, हमने बोला कि भाई हम वर्क डन तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब मेरे को फोर्स की एक वैल्यू पता हो। वो एक वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे को उस जगह की डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को पता ही है, दोनों रखूँगा, गुना करूँगा, वर्क डन आ जाएगा। पर यहाँ पे फोर्स तो अलग अलग है। तो इसके लिए देखो मैंने एक मेथड अपनाया, मैंने इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट ली। मैंने क्या किया, मान लो 2 पॉइंट सेलेक्ट करे ग्राफ के ऊपर, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। इतना पास इनफाइनाइटली पास इन पॉइंट को मैंने लिया कि जब आप P पे थे तो आपसे पूछा गया फोर्स कितना, तो आप बोले इतना। जब आप Q पे आए तो आपसे पूछा गया फोर्स कितना, तो आप बोलते हैं इतना ही। लगभग थोड़ा सा इतना इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस आया कि आप उस फोर्स को लगभग आप कांस्टेंट मान सकते हैं। तो आप बोलेंगे P से Q जाने में मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ, उसकी नाम दे लिया मैंने F1, ठीक है, उसका नाम मैंने दे लिया F1। आपने क्या मेथड अपनाया, पूरे मोशन के दौरान आप फोर्स की एक वैल्यू नहीं बता पा रहे थे क्योंकि फोर्स लगातार चेंज हो रहा था।
तो आपने ना इतना स्मॉल इंटरवल लिया, इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट करी जिसमें आप ये मान के चलते कि फोर्स को बदलने का मौका ही नहीं मिला, तो आप फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान लें। इसको एक एग्जांपल से और मैं हरदम समझाता हूँ। सपोज करो आप अर्थ की ग्रेविटी की वेरिएशंस को देखो, तो अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है, तो जब हम अर्थ के ऊपर हैं तो यहाँ पर, जैसे यहाँ अगर मैं आपको शो करूँ, जैसे इधर शो करता हूँ, तो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम यहाँ रह रहे हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो ग्रेविटी का जो फोर्स है ये आपके पास मैक्सिमम है, ठीक है। इधर ग्रेविटी मैक्सिमम लगती है आपके पास। जैसे ही हम ऊपर जाने लगते हैं तो अर्थ की अट्रैक्शन लगातार, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार वीक होने लग जाता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है जी मास का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्केयर। डिस्टेंस आपके पास अर्थ से बढ़ेगा तो फोर्स आपके पास घटेगा। तो जैसे आप ऊपर जाने लगते हो तो डिस्टेंस फोर्स वीक होता जाएगा, बहुत ऊपर चले गए इनफाइनाइट तक, तो ये फोर्स तब जाके जीरो ही हो जाएगा। तो ये फोर्स भी लगातार वेरिएबल है, अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा, फिर घट रहा है हाइट के साथ, घटता इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। फोर्स हाइट के साथ ऊपर जाते वक्त घट जरूर रहा है, पर ऐसा नहीं होता कि मेरे पैर पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है और मेरे सिर पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। इतने से डिस्टेंस में ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं डालता है, ठीक है। मेरे पैर से लेके मेरे सिर तक आने में ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल सा वेरी होता है। अब हाँ, यहाँ से अगर मैं माउंट एवरेस्ट तक पूछूँ तो हाँ, वहाँ पे कुछ डेफिनेट कुछ फ़र्क दिख रहा होगा आपके पास 10% 20% का, पर आपके पास पैर से लेके सिर तक आने में ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि आप मान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगा। लगभग मेरे पैर पे भी उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जितना मेरे सर पर लग रहा है, तो मैं मान सकता हूँ ना कि ये इतना छोटा इंटरवल है, मैं इसमें फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे इतना छोटा इंटरवल चूज किया है कि मैं इसमें फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है, मान लिया आपने। तो जब आप P से Q तक गए हैं, तो P पर जब थे तो सपोज करो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ये थी, जब Q पे आए तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी, तो ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होगी सपोज करो dx1 की। आप बोलेंगे मैं पहले P से Q, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फोर्स भी पता है, अब कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो मैं पहले P से Q तक जाने का वर्क डन लिख लेता हूँ। तो मैं पूरा वर्क डन एक साथ ना लिख के मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ वर्क डन फ्रॉम P टू Q, वर्क डन फ्रॉम P टू Q। मैं पहले P से Q तक जाने का वर्क डन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी सी है, फोर्स बहुत छोटा सा है, तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा ही होगा, तो स्मॉल वर्क डन को DW से लिखते हैं। D का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया था, स्मॉल, D स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल वर्क डन W1 मान लेता हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने को बहुत कराने। फॉर्मूला क्या, फोर्स आपने यहाँ पे लिया कांस्टेंट। अब मैंने बोला कि इतना स्मॉल चेंज है कि मैं इसको कांस्टेंट मान सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितनी, dx1 की। मैंने एक वर्क डन निकाल दिया। इस वर्क डन को चेक करते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है। देखो फोर्स ये है ना, ये तो आपके पास कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पे दिख रहा है ना, ये लेंथ ही तो है F1। क्या मैं इस लेंथ को F1 मान सकता हूँ ना, ये लेंथ आपके पास F1 के बराबर, ठीक है। ये क्या है, विड्थ। तो आपने इसकी और इसकी गुणा करी है, तो एक तरीके से आपने लेंथ गुणा ब्रेड्थ कर दी ना भाई। देखो आपने एफ dx1 लिखा हुआ है, F क्या है, F यही लेंथ तो है, यही लेंथ तो है, तो F तो कर रहा है लेंथ का काम, और ये क्या कर रहा है, ब्रेड्थ का काम। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थी, ये क्या थी, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थी जिसका नाम था PQRS। तो आपने जब F1 और dx1 को गुणा करा तो एक्चुअली में लेंथ गुणा ब्रेड्थ कर दी, तो ये एक्चुअली में एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS स्ट्रिप का एरिया आ गया। भाई आपने लेंथ गुणा ब्रेड्थ कर दी, तो रेक्टेंगल का एरिया यही तो होता है, लेंथ गुणा ब्रेड्थ। तो आपने जब यहाँ से P से Q तक जाने का वर्क डन निकाला, छोटा सा वर्क डन निकाला, तो वो इसके नीचे का एरिया होता है, ठीक है। आपने एक वर्क डन निकाल लिया, पर आपसे ये थोड़ी ना पूछा गया था, आपसे पूछा गया था पूरा A से B तक जाने का वर्क डन बताओ। A से B तक जाने का वर्क डन एक साथ निकालने में दिक्कत क्या थी आपको, एक साथ निकालने में दिक्कत ये थी कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स की एक वैल्यू बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया, इतना छोटा इंटरवल मान लो जिसमें आप फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, तब आप निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे ऐसे ऐसे इंटरवल में तो मैं बहुत सारे मान सकता हूँ, मैं P से Q गया, फिर यहाँ पे एक इंटरवल मान लेता हूँ, सपोज करो T, तो Q से T के बीच में यहाँ पे कोई फोर्स कांस्टेंट मान लिया मैंने, फिर से F2, और ये इंटरवल मैंने मान लिया dx2। तो इसके लिए आप लिखेंगे छोटा सा वर्क डन, सपोज करो dw2 हुआ है तो F2 dx2,
ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ द स्ट्रिप नेक्स्ट वाली का, ये नेक्स्ट वाली स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, स्ट्रिप 2 लिख लो, ठीक है। फिर आप एक और इंटरवल ऐसा ही मान लेंगे ऐसा, तो इसका वर्क डन आ जाएगा DW3 जो कि हो जाएगा F3 इंटू में DX3, ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप थर्ड आ जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा करते करते मैं B तक चला जाऊंगा, मतलब A से चालू होके B तक चला जाऊंगा, तो हर एक का वर्क डन लिखता चला जाऊंगा, DW4 DW5 जितने भी बने DWN उन सब का वर्क डन लिख दूंगा मैं। मेरे से तो पूरा A से B तक पूछा था, मैंने पूरा A से B छोटे छोटे इंटरवल करके कवर कर लिया। तो अब मेरे से कोई नेट वर्क डन पूछे, कोई मेरे से नेट वर्क डन पूछे, तो मैं क्या करूँगा, इन सब को जोड़ दूंगा। मैं करूँगा DW1 प्लस DW2 प्लस DW3 प्लस जितने भी ये हैं उतना जोड़ दूंगा। और जोड़ने के लिए आप तो समीशन यूज़ करते थे, मैं समीशन DWI को जोड़ दूंगा। DWI की वैल्यू आपके पास FI DXI, ठीक है। आई आपके पास 1 से लेके जितने भी टुकड़ों में आपने इसको बांटा वहाँ तक आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यही तो मेथड था। आप क्या बोल रहे हैं, वर्क डन निकालने के लिए जितने ये छोटे छोटे इंटरवल्स में वर्क डन, देखो यहाँ से चालू हो गए, यहाँ से यहाँ का वर्क डन, यहाँ इनफाइनाइट स्मॉल टुकड़े इतने मान के उन सब का वर्क डन निकाल के उन सबको जोड़ दूँ तो नेट वर्क डन आ जाएगा ना। A से B तक पूरा कवर कर दिया आपने, तो सबको जोड़ दूँ तो नेट वर्क डन आ जाएगा। और जोड़ने को आप समीशन से करते हैं आज तक, आपने इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया कि DWI का समीशन कर दूँ तो वही वर्क डन है। DWI की वैल्यू लिख दी कि इस टाइप की FI DXI, इसको खोल लेंगे तो वही आ जाएगा। I की वैल्यू 1 रखो तो F1 DX1 बन जाएगा, प्लस 2 रखो F2 DX2 बन जाएगा, प्लस 3 रखो F3 DX3, तो वही आ गया ना आपके पास। अब ये क्या है, क्या इसमें कहीं पे गैप है, इस ग्राफ में क्या कहीं पे गैप है? नहीं, ये क्या आपके पास कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको बताया था समीशन को हम चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया W नेट। कैसे निकलेगा, आप इंटीग्रेशन कर देंगे FDX1 का या FDX का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास वर्क डन देगा। अब थोड़ा सा अभी कुछ निकला नहीं है, अभी देखते हैं आपके पास क्या हुआ है। FDX का समीशन के सिंबल को मैंने सिर्फ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया और कुछ नहीं करा आपके पास। अब ध्यान दो, आपने बोला कि जब नेट वर्क डन आपको निकालना है, नेट वर्क डन, तो ये बराबर है DW1 के प्लस DW2 के प्लस DW3 के प्लस इस तरीके से चलता रहा। ध्यान दो, DW1 क्या था, एरिया ऑफ स्ट्रिप दिस, ये क्या था, एरिया ऑफ स्ट्रिप 1, ये क्या था, एरिया ऑफ स्ट्रिप 2, ये क्या था, एरिया ऑफ स्ट्रिप 3, अगला क्या आएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप 4, अगला स्ट्रिप 5, स्ट्रिप 5, 6, 7, 8 जितनी में। तो देखो यहाँ से यहाँ सपोज करो DW1 निकाला तो ये एरिया, फिर अगला एरिया, फिर अगला एरिया, फिर अगला एरिया, फिर अगला एरिया, ऐसे करते करते जब A से B तक आप पहुँचे, इन सब का एरिया जोड़ दिया आपने। तो इन सब का एरिया जोड़ दिया तो अल्टीमेटली क्या आ गया, ये तो एरिया अंडर द कर्व आ गया। तो इंटीग्रेशन ही तो उन सब DW1 DW2 DW3 को जोड़ के दिखा रहा था आपके पास, इसी में तो छुपा है वो सब DW1 प्लस DW2 प्लस DW3, है ना। तो उन सब का जोड़ क्या दिखा रहा था, इस कर्व के नीचे का एरिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन किसी भी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप देता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन क्या शो करता है, उस कर्व के नीचे का एरिया, किसी कर्व से बाउंडेड एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट होती है, सपोज करो A से B, तो A से B तक के कर्व के नीचे जो एरिया बाउंडेड है उसको शो करता है इंटीग्रेशन। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास होप कि समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन हमने सीख लिया कैसे किया जाता है, उसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस देख लिया है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रेशन के बेस पे और फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन या द इक्वेशन v इक्वल टू 3x स्क्वायर जमा का 5x प्लस का 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3t स्क्वायर प्लस 5t जमा का 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स
एसेलरेशन, ठीक है, इसकी एसेलरेशन आपसे पूछी गई है फॉर द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड। टाइम जब 0 से 2 सेकेंड हुआ तो उसके बीच में इसकी एसेलरेशन क्या रही, ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो लेट्स चेक इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको गिवन है, आपको वेलोसिटी दे रखी है 3t स्क्वायर जमा का 5t जमा का 12, ओके। आपसे एसेलरेशन पूछा है। एसेलरेशन और वेलोसिटी में आप सभी जानते हैं एक रिलेशन होती है, एसेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। अब आपको एसेलरेशन पूछा गया है, ओके, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई आपके पास, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। द एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख लो, द एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वेलोसिटी कर लेते हैं, फाइंड इट्स वेलोसिटी, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन नहीं सिखाना चाह रहा, मैं इंटीग्रेशन सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो ये एसेलरेशन दे रखी है कितनी, 3t स्क्वायर जमा 5t जमा 12, ओके। इसको आपने क्या करना है, इसका यूज़ करके आपको वेलोसिटी निकालनी है, ओके। तो हमको पता है कि एसेलरेशन और वेलोसिटी में ये रिलेशन होती है, तो हमको एसेलरेशन तो दे रखी है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt, ये आ गया, ओके। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपके पास क्या आया, dv इज इक्वल टू a की वैल्यू तो हमको पता है कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 5t जमा का 12 और इनटू में dt, ओके। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी गई, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी। आपसे dv नहीं पूछा गया, आपसे खाली v पूछा गया, तो इस d को हटाना पड़ेगा। अब आपके पास क्या तरीका है d को हटाने का, अगर इसका कुछ उल्टा आ जाए जो इसको काट सके, तो आपको पता है अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन और ये d एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका इंटीग्रेशन v आ जाएगा, है ना। तो दिख रहा है ना, मेरे को v चाहिए, तो v निकालने का एक ही मेथड है, आप इंटीग्रेट कर दो। अब मैथ्स में कुछ भी लेफ्ट साइड में करना है तो राइट साइड में भी करना पड़ता है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से dv, इस तरफ से आपके पास 3t स्क्वायर प्लस का 5t जमा का 12 dt, ऐसा आ गया। अब इन्होंने ये भी बोला है कि टाइम, इन्होंने लिमिट दे रखी है कि t इक्वल टू 0 से सिर्फ 2 सेकेंड के बीच में बताना है, और मैंने बोला था जब भी लिमिट दे रखी हो तो आपके पास लिमिट आपको लगानी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा। कोई पूछेगा ये लिमिट इधर क्यों नहीं लगाई, तो आपको बताया था लिमिट उसी की होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है, ये टाइम की लिमिट है, इधर इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इधर ही आएंगी ये लिमिट, जहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा वहीं पे टाइम वाली लिमिट यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि d और इंटीग्रेशन हट जाएगा तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना हमने सीखा है, या तो इसको टुकड़ों में तोड़ो या डायरेक्ट करो। 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, t स्क्वायर का हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड, प्लस का साइन एज इट इज़, 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, t का हो गया, पावर में एक ऐड करा उसी से डिवाइड, 12 बाहर आ गया, 1 डॉट dt का हो गया आपके पास t, लिमिट होगी आपके पास 0 से 2, 3 से 3 कट गया। अब क्या होता था, पहले जहाँ जहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है उसकी जगह अपर लिमिट रखो, 2 रख दो t की जगह, तो यहाँ बना 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे बना 5/2, t की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर प्लस 12, t की जगह क्या आ गया आपके पास 2, अपर लिमिट ख़त्म रखना, फिर आप माइनस का साइन लगाते थे, फिर जहाँ जहाँ t दिख रहा है उसकी जगह पे लोअर लिमिट मतलब 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, ये सारी ही टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से किसी की भी गुणा करे आपके पास 0 हो जाता है। 2 की पावर क्यूब 8 होता है, ये बनेगा आपके पास 1 2 से 1 2 कट जाएगा 10, ठीक है। ये बना आपके पास 24, तो ये आपके पास 24 और 10 34 और 8 42 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड के बीच में 42 मीटर पर सेकेंड रही होगी। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन का ये यूज़ हम कर रहे हैं फिजिक्स में, ओके। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं और फिर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी आपको दे रखी है, सपोज करो 3t 5t क्यूब 5t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t जमा का 5 मीटर पर सेकेंड।
ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं, आपको वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से को आपको वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से dx आ गया आपके पास v dt के बराबर। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसके साथ d नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इस d को हटाना है तो क्या डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेशन हटा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ dx आ गया, यहाँ dx, या इंटीग्रेशन का साइन आ गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 2 से 4 सेकंड। लिमिट यही क्यों लगाई, क्योंकि लिमिट उसकी होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है, तो ये टाइम की लिमिट है, तो ये यही लगेंगे। अब जस्ट आपको v की वैल्यू रखनी है। v की वैल्यू आपके पास 5t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t जमा का 5, और इसका इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। लिमिट आपके पास 2 से 4, ठीक है। तो आई होप ये तो अब सब कर देंगे आपके पास, सोल्व कर लो अपना, मैं जल्दी से कर देता हूँ, आप लोग सोल्व करो। तो ये आपके पास इधर सोल्व करता हूँ, तो 5 बाहर आ गया, t का होगा, t की पावर 4 का हो गया, पावर में एक ऐड करा उसी से डिवाइड, t स्क्वायर पावर में एक ऐड करा उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड करा उसी से डिवाइड, 5t, और आपके पास लिमिट है 2 से 4। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो अंदर बचा t की पावर 5 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t, 2 से 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार t की जगह सब जगह पे अपर लिमिट 4 रख दो, 4 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 3 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का 20, माइनस लोअर लिमिट रख दो, मतलब 2 की पावर 5 माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10। इन सब को सोल्व करो, आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, गर्मी ज़्यादा है। ये था आपके पास इंटीग्रेशन, जो इतना हमारा फिजिक्स में यूज़ होएगा। आपने एक बार ये लेक्चर कर लिया तो पूरा 11th-12th में ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है। आगे भी आता रहेगा ये, हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही यूज़ होते रहेंगे आगे तक, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रल मेथड से ही, इसी कैलकुलस मेथड से ही इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।